हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी एंड माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप देखते हुए आ रहे हैं कि आज हम लोग लेक्चर 13 के बाद लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के बारे में जाना था, है कि नहीं, और थोड़ा बहुत हम लोग वहां पर पढ़े थे प्रेसिडेंट के बारे में। और चूंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश के जो है एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं, है कि नहीं। मतलब जो भी काम सरकार करती है या जो भी वर्किंग जो होता है सरकार के, या सरकार जो भी इंटरनेशनल या नेशनल मुद्दे पर जो भी एक तरीके से कानून वगैरह बनाती है, जो भी एक तरीके से काम होता है कैबिनेट मेंबर के थ्रू, वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट अगर देखा जाए तो हमारे देश में दो है, लोकसभा और एक राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो है वो एक तरीके से दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का जो काम है, या दोनों को सही तरीके से संचालित या फिर हो अच्छे तरीके से सारी चीजों, वो प्रेसिडेंट के एक तरीके से निगरानी में होता है। और प्रेसिडेंट कभी भी एक तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है पार्लियामेंट से, चाहे वो राज्यसभा से या फिर लोकसभा से। तो आज हम लोग थोड़ा सा उसी को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई अभी आप जान रहे हैं कि हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो एक तरीके से प्रेसिडेंट है, जो कि 2022 से ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अभी आप देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी तक जो है वो एक तरीके से आपको द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो ऑफिस को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जहाँ पिछला क्लास हमने छोड़ा था उसी के आगे हम लोग डिस्कस यहाँ पर करेंगे भाई। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं कोई भी ऑफिस को होल्ड करने का। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान है, अब कोई इंसान को कोई पोस्ट दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशन होता है ना। ऐसा नहीं होगा ना जाओ भाई और धूम मचा दो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो एक कंडीशन बहुत जरूरी है, हर एक चीज के लिए एक कंडीशन जो है वो रिक्वायर होता है, ताकि वो काम को सही तरीके से किया जा सके। क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए कंडीशन आर्टिकल जो है 59 में डिस्कस किया गया है, जिसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ले डाउन द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कि संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से बहुत सारे कंडीशन को एक तरीके से प्रेसिडेंट पर लागू करता है। पहला कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। आप जानते हैं स्टेट में क्या होता है भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना। क्लियर। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा, तो मतलब किसी का भी मेंबर वो नहीं होने चाहिए, ना तो कोई स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने चाहिए और ना ही कोई पार्लियामेंट का, ना तो राज्यसभा के मेंबर ना तो लोकसभा के मेंबर। ठीक है, मतलब ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस। ठीक है, इन एनी या फिर इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, अगर मान लो कि कोई एक तरीके से मान लो कि वो राज्यसभा का मेंबर था, तो राज्यसभा का मेंबर था, जैसे ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता, ठीक है, और ऑफिस को जैसे ही होल्ड किया, वैसे ही जो राज्यसभा की मेंबरशिप है वो इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। एंड ही डीम टू हैव वैकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट। जिस दिन वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, जिस दिन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जाके बैठेंगे या जो भी, ठीक है, तो एक तरीके से जो उनका पुराना वाला पोस्ट है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वो ये मान लिया जाएगा कि वो सीट वैकेंट है, वहां पर फिर से आप भरिए उसको। दूसरा कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके अलावा प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट की ऑफिस के अलावा कोई दूसरा जो ऑफिस है जिसमें कोई बिजनेस हो या सीईओ, वो सब कुछ नहीं। एक तरीके से आप एक तरीके से बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ अ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंट। वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं, या फिर उनको ये परमिशन अपने आप ही मिल जाता है कि कोई बिना पेमेंट किए हुए रेंट का कुछ भी वो यूज कर सकते हैं। किसको, या यूज कर सकते हैं किसको, अभी यूज कर सकती है, मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो राष्ट्रपति भवन में वो एक तरीके से बिना रेंट दिए रहेंगे। वैसे भी रेंट कौन देगा भाई, है कि नहीं, उतना बड़ा घर है, कितना शानदार है राष्ट्रपति भवन, जाके देखो कभी दिल्ली में। ठीक है, he is entitled to such emoluments, allowance and privilege as may determined by the parliament। जो भी उसके उनका सैलरी है, जो भी अलाउंस है, वो सब सारी चीजें जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करके उनको देते रहेंगे। His emolument and allowance cannot be diminished
जो उनका अलाउंस है, जो सैलरी है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी उनका एक तरीके से देख रेख में कुछ भी कमी ना रहे, उसका जो खासा ध्यान पार्लियामेंट के द्वारा रखा जाता है और उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस के टर्म में रहेंगे तो उनका कोई भी तनख्वाह वगैरह, अलाउंस वगैरह, इमोलमेंट वगैरह कुछ भी एक तरीके से कट नहीं होगा, जैसा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन कुछ प्रेसिडेंट ऑफिस के। थोड़ा सा और कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे अगर देखा जाए आर्टिकल 60 क्या बोलता है। आर्टिकल अभी हमने देखा कंडीशन के बारे में, ठीक है, कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस क्या है। दूसरा है कि आर्टिकल 60, अब भाई आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से ओथ दिलाते हैं भाई, किसको किसको। प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ओथ दिलाने का काम कौन करता है, उनको ओथ। या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ओथ दिलाने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। सेम, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को ओथ दिलाना हो तो वहां पर चीफ जस्टिस रहता है। तो देखो ये हमारे देश की फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघवाद का जो ढांचा है, उसको मजबूत करने का काम जो है वो एक तरीके से यहाँ पर हो कि भाई आपके पास उतना सुप्रीम पावर नहीं है, सबको एक तरीके से मिला जुला के सबको पावर दिया गया। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड, किसके द्वारा किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है, याद रखना, CJI के द्वारा जो है वो एक तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर समझो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, संघवाद है, जहाँ पर स्टेट को, सेंटर को, मतलब सेंटर को सबसे ज्यादा पावर दिया गया, उसके बाद स्टेट को, उसके बाद नीचे पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर। लेकिन जो हमारा देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही कि भाई एक दो होता है, एक होता है टेरिटरी ऑफ, होता है ना, एक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखना, यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि भाई यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते थे, और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में भारत के क्षेत्र में जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, और जो फ्यूचर एक्वायर्ड, जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी है सरकार के द्वारा, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बना है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के मिलकर बना है, ठीक है। तो वहां पर आप समझो कि एक तरीके से यहाँ पावर जो है वो शानदार तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि किसी कोई भी अपने आप में या फिर कोई दादागिरी ना कर सके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाइज। तो यहाँ जैसे देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट के ओथ को, क्लियर। इन हिज एब्सेंस, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस रहेंगे तो सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तरीके से ओथ दिलवाने का काम जो करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भाई चीफ जस्टिस भी वही बनता है। जैसे अगर देखो, जैसे चीफ जस्टिस वाला जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जो चीफ जस्टिस होता है, मान लो कि चीफ जस्टिस जो है वो अगर गवई है, ठीक है, तो गवई जी हैं, तो अब मान लो कि इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस बनेगा। ऐसे काम नहीं होता है। सीनियर मोस्ट जज, ये इंदिरा गांधी जी थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की मतलब किया गया था उनके द्वारा, जब जो है सिकरी जी 1974 में उन्होंने, जब उनका टर्म खत्म हुआ, तब एक तरीके से उन्होंने 1974 के आसपास में एन रे को, जो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, ठीक है, उनको एक तरीके से बना दिया गया था, क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि वो सरकार के पक्ष में फैसला देंगे, समझ रहे हो। तो सरकारें ऐसे करती हैं कि अपने हिसाब से रेगुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए थे, ठीक है, ये बात है। सारे जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने एक साथ ही रिजाइन दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, काम नहीं चलेगा, जो सीनियर मोस्ट जज रहेगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, ठीक है। सारे जजेस में इतना मेहनत करते हैं भाई, है कि नहीं। एनी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक्स अ सिमिलर ओथ, और जो भी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट के रूप में एक तरीके से होगा, वो भी सिमिलर ओथ जो होगा लेकर चलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 60 में अगर बोला जाए तो क्या, किसके बारे में डिस्कस किया गया भाई, ओथ्स एंड अफर्मेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्या है, अब देखो हमारे देश में बहुत सारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं भाई। अब बहुत सारे प्रेसिडेंट में सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो 26 जनवरी 1950, देख रहे हो,
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को पहले प्रेसिडेंट बने थे कौन? फर्स्ट प्रेसिडेंट। ही हैज आल्सो, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड आल्सो हैड अ लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ 12 इयर्स। अभी तक 12 साल, मतलब इन्होंने कितने साल तक एज अ प्रेसिडेंट जो है वो काम किया? 12 साल तक काम किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हुआ था भाई? इनैक्ट हुआ था, याद रखना। एडॉप्ट नहीं हुआ था। एडॉप्ट कब हुआ था? मैं बार बार मैं बता रहा हूँ, ये सब जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एडॉप्टेड जो था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को, देख रहे हो। लेकिन 26 जनवरी 1950 में जब हमारे देश में रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, तो ये 13/5/1962 तक 1962 तक जो है वो रहे थे, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो 62 में बने हुए, 67 में, तो वाज आल्सो द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इंडिया के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका ये मकसद नहीं कि मैं सिर्फ ये पढ़ाऊं, इसका मकसद ये भी है कि अब जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आप क्या जान लें भाई कि भाई ये 26 जनवरी 1950 को सबसे पहली बार जो है प्रेसिडेंट के तौर पर हमारे देश में काम करना शुरू किए, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, और साथ ही साथ जो हमारे लॉन्गेस्ट टेन्योर के प्रेसिडेंट भी यही रहे, 12 साल तक इन्होंने काम करा। दूसरा है राधाकृष्णन क्या थे भाई? ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। हमारे देश के फर्स्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है। तीसरा जाकिर हुसैन। तीसरा कौन? जाकिर हुसैन, जब जो कि आगे शॉर्टेस्ट टेन्योर थे इनका, देख रहे हो, 67 से 69 तक 2 साल का रहा, ठीक है। शॉर्टेस्ट टेन्योर एंड द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और हमारे देश का अगर बोला जाए फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने, आपको देखने मिले डॉक्टर जाकिर हुसैन, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन द ऑफिस। और ये ऑफिस के दौरान ही इनका मौत हो गया था, मतलब ये प्रेसिडेंट थे उन्हीं के दौरान या उसी समय में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इनका जो है शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चीजें आपको समझना है, ठीक है। वो निकल लिए थे भाई, ठीक है, आदर से निकल लिए थे। जब उनको एक तरीके से ऑफिस होल्ड, मतलब जब ऑफिस में ही थे, जब काम करते थे, मतलब उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ उसी के बीच में, ठीक है। तो तीसरा कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ तक क्लियर? ये सब टर्म याद रखने हैं, ठीक है। ये सब टर्म बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और ऊपर से छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ बताता चला जा रहा हूँ वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अगर वी गिरी, ठीक है, याद रखना, वी गिरी फोर्थ में, वी गिरी 1969 से, और ये भी फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर। अब इनका भी और शॉर्टेज था भाई, तो पहले तो वो शॉर्टेज था, अब इनका और शॉर्टेज, लेकिन इनका एक्टिंग बनाया गया था, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट, देख रहे हो, पूरी तरीके से नहीं, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट। यहाँ देखो, वाज आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट, कि बस एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट के रूप में 1969 में, ठीक है। 1969 वही पीरियड था जब आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से 1969 में 1971 में इलेक्शन होता है, 1966 के बाद 1972 में होना था, लेकिन 1971 में इलेक्शन होता है, देख रहे हो। तो उसके बीच का जो 1969 वाला पीरियड था उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था, किनको? वी गिरी, ठीक है। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब अभी काम चलाओ टाइप में। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है ऑल्सो द चीफ जस्टिस भी थे और सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया उन्होंने, ठीक है। फिर वीपी गिरी को फिर से बना दिया गया भाई, जो कि 1969 से 1974 तक, ठीक है। उनका कोई खासा वैसा नहीं था, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। एफ अली अहमद जो 1974 से लेकर 1977 तक डाइड इन ऑफिस, ये भी एक तरीके से ऑफिस जब इनका कार्यकाल चल ही रहा था तब इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी, क्लियर। बी डी जट्टी इनका 77, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे, ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट होता है जो एक तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं, जब तक एक ऑफिशियल, जैसे ये क्या हुआ था, मर गए थे, मरने के बाद ये क्या हुआ, एक्टिंग, जैसे इसके पहले भी जो थे वो मर गए थे भाई, उसके बाद ये 2 एक्टिंग आए,
तो जब तक एक ऑफिशियल चुनाव नहीं हो तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में आप चुनाव कर सकते हैं, ताकि वो जब तक इलेक्ट होकर कोई प्रेसिडेंट ना आ जाए। ठीक है, ये भी एक्टिंग थे। ठीक है, याद रखना है। क्लियर। आगे देखो यहाँ पर अगर देखा जाए एन संजीवा रेड्डी, क्या एन संजीवा रेड्डी, इन्होंने 1977 से लेकर 1982 यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट। कितने एज के थे वो? 64 ईयर्स ऑफ एज। तो याद रखना है कि एल संजीवा रेड्डी जो थे वो क्या बने थे भाई? यंगेस्ट, सबसे नवयुवक जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी हमारे। ठीक है, याद रखना है। जैन या फिर जियानी जेल सिंह, ठीक है, जियाल सिंह बोलते हैं इसको, 82 से 87 फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम, ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, जियाल सिंह। आर वेंकटरमन, ठीक है, वेंकटरमन 1887 से 1992 ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट, 76 ईयर्स ऑफ एज। देख रहे हो, ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ये बने थे। फिर एच डी शर्मा, इनका इसी तरीके से कार्यकाल, इनका कुछ वैसा खास नहीं था। ठीक है। के आर नारायणा जो है वो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। देख रहे हो, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट सिख कौन है? यंगेस्ट कौन है? तो ये जो टर्म्स है वो आपको याद रखना है। कौन वाले टर्म भाई? ये वाले टर्म, ये वाले, ये वाले, ये वाले। इनका नाम फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे? तो के आर नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन क्या थे भाई? फर्स्ट दलित जो है वो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? वेरी गुड। चलते हैं आगे थोड़ा सा। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट तो क्या है भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भली बात ही आप लोग जानते हैं कि भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, डॉक्टर एपीजे, अच्छा ये प्रेसिडेंट उधर आ गया है। ठीक है, इसको छोड़ दो यहाँ पर। तो फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट, पहले साइंटिस्ट थे जो एक तरीके से हमारे देश में प्रेसिडेंट के रूप में है कि नहीं? इनको तो मिसाइल मैन भी बोला जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत अच्छे, उनका किताब है, किताब पढ़ी जाके एपीजे अब्दुल कलाम का जो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, वो भी। तो 2002 से लेकर 2007 तक एक तरीके से प्रेसिडेंट। मिसेस प्रतिभा पाटिल, ये प्रतिभा पाटिल ये क्या है? फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर प्रणब मुखर्जी बने थे भाई। फिर रामनाथ कोविंद, टिल डेट नहीं, 2022 तक। ठीक है, और यहाँ पर अभी मुर्मू जी, ठीक है, मुर्मू 2022 से लेकर 3 अभी तक चल रही है, 2022 तक थे। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं और चीजें जो है आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, इतना लिस्ट जो है थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। आगे आता है टर्म ऑफ द ऑफिस। टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म ऑफ द ऑफिस मतलब कितना टर्म ऑफिस का रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन हर 5 साल में, नहीं लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा का आप लोग बताइए भाई थोड़ा सा। अब राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। अंडर आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 के अंदर ये बात की गई है, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, कि एक प्रेसिडेंट जो है कितने साल तक? 5 साल तक ऑफिस को एक तरीके से होल्ड कर सकता है। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स के बाद अगर दोबारा अगर वो चुनकर आते हैं तो इसका मतलब क्या? वो फिर से प्रेसिडेंट के रूप में चुने जा सकते हैं। ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि देख रहे हैं अभी। He may resign from his office by writing under his hand address to the vice president। अगर उनको एक तरीके से रिजाइन देना है, क्या देना है भाई? रिजाइन देना है, तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वो हमारे कौन होते हैं? राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, याद रखना। और हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है? लोकसभा के भी स्पीकर हैं ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला, ये याद रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे बस की रिजर्वेशन भी दे सकते हैं। अगर रिजाइन करेंगे तो वो किसके हाथ में वो अपना लेटर छोड़ के जाएंगे भाई? वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ा जाए भाई, नेक्स्ट देखो। अब आगे देखो, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोला गया? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीचमेंट?
कि उनको ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल देखो, अब कोई गलत काम करेगा, अगर कोई पोस्ट पर रहेगा तो उसको इम्पीच किया जा सकता है आराम से भाई। तो बोला कि आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फ्रॉम द ऑफिस फॉर अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के अनुसार उनको जो जो काम बोला गया, अगर वो काम सही से नहीं कर रहे और संविधान को एक तरीके से खतरा है कोई भी, तो वो एक तरीके से उनको इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन कर रहे हैं। द इम्पीचमेंट कैन इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट जो होता है, मतलब जो हटाने का प्रोसेस जो होता है, वो दोनों हाउसेस में से, मतलब जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, कहीं दोनों में से कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। These charges should be signed by 1/4 member of the house that framed the charges। अगर मान लो कोई चार्ज लगाया कि भाई नहीं, प्रेसिडेंट ये है, गलत तरीके से अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, उनको सरकार में लाने के लिए कुछ मतलब कुछ भी एलिगेशन लग रहा है, तो उसमें कितने जितने मेंबर हैं उनमें 1/4 मेंबर सपोर्ट में होना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, तभी वो चीज जो है वो एक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा में आ पाएगा, ठीक है, राज्यसभा में आ पाएगा, ठीक है। एंड 14 डेज एडवांस नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट, और 14 डेज का एडवांस नोटिस भी दिया जाएगा कि भाई आपकी इम्पीचमेंट होने वाली है, तो उसके बाद 14 डेज के बाद उनकी कार्रवाई शुरू होगी कि आप ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में या कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़छाड़ करने में आपका जो है वो एक तरीके से हाथ है, ऐसा आपका माना जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कंडीशन होता है तो एक तरीके से दिक्कत हो सकता है प्रेसिडेंट को। आफ्टर इम्पीचमेंट मोशन, जैसे इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट होगा, देखो यहाँ पर जैसे इम्पीचमेंट मोशन पास होता है, मेजॉरिटी ऑफ 2/3। देखो कोई भी अगर इम्पीचमेंट लाना है तो 1/4, अगर इम्पीचमेंट का मोशन से मेजॉरिटी कितने का होना चाहिए भाई, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट इज सेंट टू द अदर हाउस व्हिच शुड बी इन्वेस्टिगेट द चार्ज। और दूसरे हाउस में भेजकर, मतलब जनरली इसको लोकसभा में, और लोकसभा में फिर राज्यसभा में क्या किया जाता है, उसको एक तरीके से फिर से कि भाई ये सही है या गलत है ये बताइए, इन्वेस्टिगेट करिए। द पर्सन हैज अ राइट टू अपीयर एंड टू बी प्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशन, और उसमें जो है प्रेसिडेंट का राइट है कि भाई वो अपनी सफाई में कुछ कह सके कि अगर भी मैंने नहीं करा है, कुछ प्रूफ है उसके पास, तो वो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द अदर हाउसेस आल्सो सस्टेन द चार्ज, अगर दूसरा हाउस जो है वो भी कि हाँ भाई ये जो चार्जेस है वो सही है, एंड पासेस द मोशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3, और वहां भी मेजॉरिटी 2/3 से पास हो गया, ठीक है, वहां भी दूसरे हाउस में भी। द प्रेसिडेंट टू बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एट दैट टाइम एंड डेट, उसी वक्त से प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से जाना पड़ेगा। देख रहे हो पहले क्या बोला गया, एक प्रेसिडेंट है, इसके खिलाफ मान लो ये प्रेसिडेंट है, अब इनके खिलाफ मान लो इम्पीचमेंट लाना है कि भाई इसको हटाना है, कोई इसने संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, तो इम्पीचमेंट लाने के लिए 1/4 मेजोरिटी होना चाहिए भाई। उसके बाद मान लो कि लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो उसमें 2/3 वोटिंग से हाँ भाई कि इसको इम्पीच किया जाए, अगर आ गया वोट तो आ गया, तो फिर आप राज्यसभा में भेजेंगे कि भाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब वो इन्वेस्टिगेशन में कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज रहा है, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी 2/3 मेंबरशिप का पास होना चाहिए। उसके बाद रिमूव्ड, प्रेसिडेंट रिमूव्ड, ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट रिमूव्ड माना जाएगा, ठीक है, जैसे ही सेकंड हाउसेस में पास हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ तक कि अगर इम्पीच करना हो प्रेसिडेंट को तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो क्लियर एंड कट समझ में आ गया होगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिएगा भाई, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। वैकेंसी का मतलब अंडर आर्टिकल 62 अ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस कैन अकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, कि जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट कब होता है, कैसे कैसे सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो है उसकी कुर्सी खाली है। एक तो सबसे पहली बात कि ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years बाय हिज रेजिग्नेशन, जैसे ही उनका 5 साल कंप्लीट हुआ उन्होंने रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद ये मान लिया जाता है कि उनका जो सीट है, प्रेसिडेंट का सीट है, वो क्या है, वैकेंट है।
अब वहाँ इलेक्शन कराने की जरूरत है। दूसरा, ऑन हिज रिमूवल ऑफ द प्रोसेस बाय इम्पीचमेंट बाय हिज डेथ, ठीक है, या फिर या और बाय हिज डेथ, यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं क्या, ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट और बाय हिज डेथ, ठीक है, या फिर उनको एक तरीके से उनकी मृत्यु हो गई या फिर उनको इम्पीच कर दिया गया है। इम्पीचमेंट अभी बताएं, लोकसभा राज्यसभा में ये वाली बात है, ठीक है। व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर मान लो कि कोई भी इलेक्शन उसने इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन वॉइड माना गया कि भाई ये मतलब गलत तरीके से इलेक्शन हुआ, तब एक तरीके से वहां भी फिर से इलेक्शन आपको सही तरीके से कराना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर समझा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखो भाई, आगे क्या बोला गया कि एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ड्यू टू द एक्सपायरेशन मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो किसी का भी अगर टर्म एक्सपायर हो रहा है उसके पहले इलेक्शन जो है वो एक तरीके से करा लेना होता है। इफ द ऑफिस was fall vacant by the resignation, removal or a death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be completed within the 6 month। एक तो हो गया भाई कि अगर ऑफिस में बने हुए मान लो कि अभी खत्म होने वाला है 2022 में मुर्मू जी आए, अब ये 2027 तक खत्म हो जाएगा इनका ऑफिस, तो 2027 जैसे खत्म होने वाला रहेगा उसके पहले ही इलेक्शन करके प्रेसिडेंट का हम लोग चुनाव कर लेंगे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये बनने वाला है। जैसे कि चीफ जस्टिस में भी होता है, आरबीआई गवर्नर के हमारे नेक्स्ट गवर्नर कौन होंगे, हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो पता चल जाता है पहले। सेम उसी अगर कोई मान लो कि रिजाइन दे दे या फिर रिमूव कर दिया गया इम्पीचमेंट या फिर डेथ हो गया उनका, अदरवाइज कोई भी रीजन है, तो एक तरीके से विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा के उस ऑफिस को भरना पड़ेगा। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन द ऑफिस टू फुल टर्म्स ऑफ 5 years। और जो इलेक्शन करके आएंगे वो 5 साल तक एक तरीके से रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्ज इन द ऑफिस, जैसे ही ऑफिस वो एक तरीके से लेंगे। तो याद रखना यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6 महीने के भीतर अगर सीट वैकेंट होता है तो उसके अंदर इलेक्शन कराने होते हैं और वहां पर सही तरीके से चीजों को लेकर चलना होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आगे देखो, क्विक डाइजेस्ट में कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको समझना है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो भाई क्या है, द प्रेसिडेंट इलेक्शन वीवी गिरी, देख रहे हो वीवी गिरी की मैंने बात करा था। सबसे पहले वीवी गिरी जी जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, वीवी गिरी वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट के बाद फिर से वो बदलते हैं, फिर से उसके बाद वो 5 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, 5 टर्म के लिए, 5 ईयर टर्म के लिए 5 ईयर टर्म प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से बनकर आते हैं। देख रहे हो, the only person who won the election of the president as an independent candidate in 1969, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उनका कोई दूसरा एक तरीके से बंदा नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली जीते थे 1969 में, तो वीपी गिरी जीते थे, ठीक है, याद रखना। इन जुलाई 1977 नीलम संजीव रेड्डी, देख रहे हो, was elected unopposed as no one else filled nomination for the post। यहाँ देखो एक इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट जीता और यहाँ पर क्या कोई दूसरा अनअपोज, उनको अपोज करने वाला बंदा नहीं था, यहाँ पर अपोज करना। ये क्या था, द परसेंट ऑफ इलेक्शन ओनली द पर्सन हु वोन द इलेक्शन ऑफ द परसेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीते थे, मतलब कोई पार्टी वार्टी से रिलेटेड नहीं थे, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर कि जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो इलेक्टेड अनअपोज्ड रहे हैं एंड नो वन एल्स फिल्ड नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, उनके अलावा कोई भी नॉमिनेशन नहीं कि ठीक है भाई बनने दो उनको, देख रहा हूँ, तो ऐसा था। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह is only person to perform the function of the president 2 times in the 2 different capacity, the first time in 1969 being the chief justice of Supreme Court and second time being the vice president of the India in 1982। देख रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी अगर बोला जाए परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 2 times in a 2 different capacity, जब 2 different capacity, the first time कब 1969 में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी थे एंड द सेकंड टाइम बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट इन 1982। देख रहे हो, तो ये सब थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको समझकर चलना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा यहाँ पर एक तरीके से समाप्त होता है, लेकिन हम लोगों को समझना है
हम लोगों को और भी चीजें समझ कर चलना है। आप क्या क्या समझ के चल सकते हैं भाई? बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग समझ कर चल सकते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा मैं प्रोसेस समझाऊं, क्या किसके बारे में, क्योंकि इसके बाद जब हम लोग पार्लियामेंट ऑफिस, क्योंकि आप लोग मान लो 12th पास किए हो भाई, तो आपके पास एक पॉलिटिकल जानकारी होना जरूरी है। अब पॉलिटिकल जानकारी कैसा होगा भाई, वो देखिए। देखिए पॉलिटिकल जानकारी ऐसे होना चाहिए आपके पास, जैसे कि मान लो कि दो चीजें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो भाई आपको लोकसभा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी इसके आगे वाली चीजें जो आराम से पढ़ोगे। एक लोकसभा, अब लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में कौन होते हैं भाई? जो हेड होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो किनके द्वारा चुने जाते हैं भाई? जितने भी एमएलए हैं, ठीक है। हम लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हमारी एमएलए बोलता हूँ, एमपी। एमएलए नहीं होगा, एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझाऊंगा इसको क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी को क्या बोलेंगे हम लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर समझो, या फिर एक अलग से मैं समझाता हूँ, एकदम जस्ट तुरंत रुक जाओ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में। देखिए यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में दो हैं भाई। एक तो लोकसभा है, क्या है? एक लोकसभा, क्या है? एक लोकसभा, और दूसरा कौन है? राज्यसभा। तो पहले लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा में जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, अभी मैंने बताया आपको, पीएम होते हैं भाई। अब प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? जितने भी एमएलए, सॉरी एमपी, बार बार एमएलए में बोल रहा हूँ, एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके द्वारा हम लोग जो चुनते हैं, हम लोग जो चुनाव करते हैं, वो क्या किसका करते हैं भाई? हम मान लो कि यूपी है, उत्तराखंड है, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र है, उसी तरीके से जितने भी सारे स्टेट्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एमपीज को, अलग अलग पार्टी को एक तरीके से देते हैं। जैसे कि मान लो कि कांग्रेस है, यहाँ पर एक बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, और मान लो अदर पार्टी को है, अदर इधर इधर लिख लेते हैं ओटी करके। अब बीजेपी को मान लो कि अभी टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट कितने हैं? 543 सीट्स हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, मैक्सिमम 550 हो सकता है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? 550। तो हम लोग इलेक्शन, भाई अब मान लो कि कोई पर्टिकुलर है, कोई एमपी के लिए खड़ा हो रहा है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक तरीके से हमारा जनरल इलेक्शन जो होता है, लोकसभा के इलेक्शन, उसमें एमपी का एक कैंडिडेट है भाई, ठीक है, उसी तरीके से कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, और उसी तरीके से अदर पार्टी का एक कैंडिडेट है। अब इसी तरीके से इलेक्शन हुआ, बीजेपी जो है वो मान लो कि 300 सीट ले आई भाई, 300 प्लस सीट ले आई। अब यहाँ पर याद रखना है कि बीजेपी के साथ अगर कोई दूसरा पार्टी इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग एनडीए बोलते हैं। बीजेपी एंड अदर पार्टीज, एंड अदर अगर प्लस हो गया, कांग्रेस के साथ अगर कोई अदर रहता है तो उसके साथ उसको हम लोग बोलते हैं यूपीए, ठीक है। तो ये भी है, तो ये भी समझना। तो 300 सीट आ गया भाई, तो ये फिर अपना एक नेता चुनता है, ठीक है, ये जितने भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने, वो एक तरीके से अपना नेता चुनते हैं, और उनका नेता पीएम होता है। तो इस तरीके से जो है लोकसभा में जो एमपी एक तरीके से पहुंचते हैं जनरल इलेक्शन के थ्रू। इसको लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे देश में जनरल इलेक्शन हो रहा है। जनरल इलेक्शन मतलब क्या? लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होता है। जैसे एमपी है, तो अगर कोई पूछेगा, डायरेक्टली कोई पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई पीएम कैसे बनते हैं, तो सारे एमपीज को मिला के क्या बोलते हैं? टोटल एमपीज जितने भी हैं, टोटल एमपीज जितने भी हैं, खास करके मेजॉरिटी में, अगर मेजॉरिटी में है तो वो एक तरीके से क्या बनाते हैं भाई? एक पीएम को बनाते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए स्टेट में जितने भी सारे एमएलए होते हैं, ठीक है, अगर एमएलए जिस पार्टी का मेजॉरिटी में होगा, एमएलए जो भी पार्टी का मेजॉरिटी में होगा, क्या होगा? मेजॉरिटी में होगा। एनी पार्टी, जिस भी पार्टी का, एनी पार्टी का जिस पार्टी का एक तरीके से मेजॉरिटी में होगा, वो किसको चुनता है भाई? सीएम, ठीक है। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देख रहे हो, तो ये चीजें ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब चूंकि अभी हम लोग थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो आप देखो जैसे कि कोई भी सुप्रीम पावर होता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है भाई, सुप्रीम पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है, ठीक है, सुप्रीम पावर। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ओवर पावर कर सकता है अपनी पावर को। अब समझो कि कोई भी प्रेसिडेंट को अगर नहीं, अगर जैसे 1975 के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1975 में कोई भी काम किया जाता था भाई प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के द्वारा, जो भी इमरजेंसी के द्वारा, तो वो एक तरीके से किनके द्वारा किया गया, किनके किनके नाम पर, पीएम के द्वारा किया गया, लेकिन वो किसके नाम पर हुआ, प्रेसिडेंट के नाम पर। देख रहे हो, तो ये सब सारी चीजें कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो कि समझना है, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पॉलिटी का। अब 10 और लेक्चर होंगे, तो 24-25 लेक्चर में आपका लगभग पॉलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।